हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। देखा जाए तो हम लोग मेडुअल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मेडुअल हिस्ट्री आप कह सकते हैं मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है। देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाती है, या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का समयावधि कब से कब होता है, या दिल्ली सल्तनत का पीरियड काल कब से कब होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक हो सकता है होता है। कब से 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक कह सकते हैं कि 1206 से लेके जब मुगल काल का प्रारंभ होता है तब तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। देखा जाए तो इतने लंबे समयावधि के बीच में दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। उन वंशों के नाम जान लेते हैं कि वे कौन-कौन से वंश थे। देखा जाए तो ये आपको बता भी दिया गया है, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे आपको फिर से बता दिया जा रहा है कि अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर रहे। देखा जाए तो उनके क्रम की बात की जाए, पहले था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कहा जाए तो उसके बाद खिलजी वंश आता है, उसके बाद तुगलक वंश आता है और उसके बाद सैयद वंश आता है। और अंत में बात की जाए, या आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी वंश की बात की जाए तो वह होता है लोधी वंश। लोधी वंश होता है। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम शासक कौन था, तब वो होगा इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। जब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के बीच बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है, उस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है और उसी समय से देखा जाए तो लोधी वंश का अंत होता है और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत होता है। उसके बाद उसके आगे से मुगल काल प्रारंभ होता है या मुगल काल का उत्थान होता है। देखा जाए तो हम लोग जो 5 वंशों में से एक वंश पढ़ रहे थे जो गुलाम वंश था। गुलाम वंश को देखा जाए तो हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हैं। सबसे पहले को कुतुबी वंश, दूसरे को शमसी वंश और तीसरे को बलबनी वंश कहा जाएगा। कुतुबी वंश देखा जाए तो कुतुबी वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके कार्यकाल की बात की जाती है, कुतुबी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1206 से लेके 1210 ईस्वी के बीच था। और दूसरा जो था शमसी वंश की बात की जाए तो 1211 से लेके 1265 ईस्वी के बीच शमसी वंश का कार्यकाल था। और इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक होते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश होते हैं। देखा जाए जो कुतुबी वंश है, कुतुबी वंश से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। उन्होंने अपने योगदान कैसे दिया, उनकी स्थापत्य कला क्या थी, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे वो अगर आप देख लेंगे, उस सभी पॉइंट को याद रखेंगे तो वो आपको लगभग क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना रहेगी। अब हम लोग शमसी वंश को देख रहे थे। शमसी वंश के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप कह सकते हैं कि जो उसके संस्थापक थे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है कि उन्होंने कैसे क्या योगदान दिया अपने साम्राज्य विस्तार में। उसके बाद और उनकी स्थापत्य कला क्या थी, इन सब के बारे में जान लिए थे। आज की जो हम लोग की क्लास होगी, हम लोग की सुल्तान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। देखा जाए तो जब सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो शासक बनेंगे उनके उत्तराधिकारी, उनके बारे में आज की क्लास रहेगी। देखा जाए तो एक बार हम लोग पिछली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आसानी से याद रह सके कि हाँ, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था और उस क्लास से आज की क्लास को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे कि इसको जो आज वाली क्लास है उसको समझ सकें। साथ ही साथ जो हमारी पिछली क्लास होगी, जो उसका कुछ पॉइंट हम मिस किए होंगे या भूल गए होंगे या याद नहीं होगा, तो एक बार रिवीजन करने से उन सब पॉइंट याद आ जाएंगे। देखा जाए तो हम लोग जो पिछली क्लास थी उसमें इल्तुतमिश के स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे थे। क्या था? इल्तुतमिश के स्थापत्य कला के बारे में। उनके स्थापत्य कला की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने कुतुब मीनार को पूर्ण करवा रखा। क्या करवाया था? कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। अब पूर्ण करवाया था तो उसका प्रारंभ कोई ना कोई क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर उसके प्रारंभ की बात की जाए तो जो कुतुब मीनार था उसका प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखा जाए तो जो कुतुब मीनार है उसका फर्स्ट फ्लोर होता है या प्रथम तल होता है, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करते हैं। उसके बाद संपूर्ण कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश करते हैं, जो उनके दामाद होते हैं। साथ ही साथ इसमें दिल्ली सल्तनत के 2 वंशों ने और इसके मरम्मत में योगदान दिया था। दूसरा देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक थे, और जो अंतिम वंश था जो उन्होंने सहयोग दिया था सिकंदर लोदी थे। ये कुतुब मीनार के निर्माण में या मरम्मत में सहयोग का। जो अगला उनका स्थापत्य कला की बात की जाए तो अगला स्थापत्य कला था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है देख लेते हैं। सुल्तानगढ़ी के मकबरे की बात की जाए तो ये दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? दिल्ली में। देखा जाए तो ये मकबरा देखा जाए तो ये भारत में पहला मकबरा है। कौन होता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो होता है भारत में पहला मकबरा होता है। इसके पहले भारत में मकबरे का निर्माण नहीं हो रहा था। और यह मकबरा क्यों बनता है? देखा जाए तो जो इल्तुतमिश का जो
सबसे ज्येष्ठ पुत्र आप कह सकते हैं या सबसे बड़ा पुत्र जो था नासिरुद्दीन महमूद, उसके मृत्यु के पश्चात में ये 1231 ईस्वी में बना था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। देखा जाए तो यह मकबरा पिता द्वारा स्थापित कराया गया पुत्र को मकबरा है। कोई पिता है जो अपने पुत्र की याद में ये मकबरा की स्थापना करता है और इसी वजह से उसे इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। अगले स्थापत्य कला की बात की जाए तो अगला स्थापत्य कला उन्होंने बनाया था जामा मस्जिद, जो बदायूं में है। कहाँ पे है? बदायूं में। उसके साथ साथ उन्होंने बनाया था अतारकिन का दरवाज़ा। अतारकिन के दरवाजे की बात की जाती है, राजस्थान के नागौर क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के नागौर में। यह देखा जाए तो इंडो इस्लामिक वास्तुशैली थी। इसमें भारतीय परंपरा की शैली और साथ ही साथ इस्लामिक जगत की परंपरा की शैली दोनों मिक्स करके यह स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। साथ ही इसके बाद देखा जाए तो उन्हें हौज ए शम्स बनाया था। देखा जाए हौज ए शम्स क्या था? दिल्ली में जल संसाधन की समस्या को समाधान करने के लिए एक काफ़ी बड़ा चौड़ा तालाब बनाया गया था जिसे शमसी तालाब कहा जाता था। उसके साथ उन्होंने बनवाया था मदरसा बनाया था और खानकाह बनवाया था। खानकाह मदरसे का तात्पर्य था कि स्कूल होता था जो इस्लामिक स्कूल होते थे, और खानकाह का मतलब होता है जो सूफी संत होते हैं उनके लिए जो मठ बनाया जाता है उन्हें खानकाह कहा जाता है। उसके साथ साथ आपको बताया गया था कि इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। साथ ही साथ उसने शुद्ध अरबी सिक्का का प्रारंभ किया था और साथ ही साथ उन्होंने जो सुल्तान पद की वंशानुगत प्रारंभ की थी। अनेक पॉइंट आपको बता दिए गए थे। आज की क्लास की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में। आखिर इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अगला उत्तराधिकारी कौन नियुक्त होगा? देखा जाए तो जो इल्तुतमिश का सबसे ज्येष्ठ पुत्र या आप कह सकते हैं सबसे बड़ा पुत्र जो था नासिरुद्दीन महमूद जो था, नासिरुद्दीन महमूद के अंदर वो योग्यता थी कि वह अपनी प्रजा के साथ सामंजस्य बना रखे और एक अच्छा योग्य कौशल शासक या राजा बन सकता था। इस वजह से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर ये गुण नहीं थे। बाकी इल्तुतमिश के जीवित अन्य पुत्र थे उनके अंदर ये गुण नहीं थे। देखा जाए तो 1231 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1231 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे, एक कहावत सुने होंगे कि भगवान भी उसी व्यक्ति को उठाता है जो सबसे अच्छा होता है। इसी तरह देखा जाए तो जो नासिरुद्दीन महमूद थे इल्तुतमिश के सभी बेटों में सबसे योग्य थे, इस प्रकार था। और देखा जाए तो जो उसका दूसरा पुत्र था जो फिरोज शाह एक नंबर का आलसी एवं विलासी प्रवृत्ति का था। कैसे था? आलसी और विलासी प्रवृत्ति का था। इस वजह से इल्तुतमिश उसे अगला उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर रहे थे। बाकी जो उसके अन्य पुत्र थे वे काफ़ी छोटे थे। इस प्रकार देखा जाए तो ऐसे अवसर में इल्तुतमिश ने उनकी योग्य पुत्री रजिया थी उनको शासिका घोषित करते हैं या उनको उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। किसे? रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। और देखते हैं आज के जो पहला पॉइंट क्या लिखे है। जब इल्तुतमिश ग्वालियर का आक्रमण करने जा रहे थे तो उनके समय उन्होंने दिल्ली के बागडोर रजिया को दे दिए। जब इल्तुतमिश ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो उसने दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए किसे देते हैं? रजिया को दे देते हैं। रजिया सुल्तान का जिसे आप वो अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं उसे दे देते हैं। जब वो आक्रमण के पश्चात या आप कह सकते हैं कि जब वो ग्वालियर जीतने के पश्चात दिल्ली लौट के आते हैं, तब उसने देखा कि रजिया उस बागडोर को कुशलतापूर्वक संभाली थी। जो इन्होंने दिल्ली की बागडोर उसके हाथों में दी थी उसने कुशलतापूर्वक उसका निर्वहन किया था और इससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। इस रजिया सुल्ताना के कार्य से इतना प्रसन्न होता है कि उसे अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। जैसे आपने मूवी देखा होगा मुगम्बो खुश हुआ, उसी तरह देखा जाए तो इल्तुतमिश भी खुश होता है। खुश होने के पश्चात उसने रजिया सुल्ताना को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ उसके नाम का टंका क्या होता था? टंका देखा जाए तो उस समय चांदी का सिक्का होता था। जो इल्तुतमिश 2 तरीकों के सिक्का चालू कराया था। एक तो टंका था, आपको दूसरा बताना है कमेंट सेक्शन में दूसरा सिक्का कौन सा था। इस प्रकार टंके पर उसका नाम अंकित करवाया। जो रजिया थी उनका नाम, या आप कह सकते हैं कि अगले उत्तराधिकारी थे उनका नाम अंकित करवाया था। जब देखा जाए तो इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया तो कुछ अमीर सरदारों ने इसका विरोध किया। आखिर उसका विरोध क्यों किया? जबकि वह एक योग्य शासिका नियुक्त थी या एक योग्य शासक के अंदर जो गुण निहित थे वो रजिया सुल्ताना के अंदर निहित थे। लेकिन बात वो नहीं थी। देखा जाए तो उस समय कोई भी महिला या कह सकते हैं कि कोई भी महिला राजसिंहासन पर आसीन नहीं होती है। वैसे भी देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज में ये बात पचती नहीं या हजम नहीं होती कि कोई महिला उनसे ज़्यादा योग्य है
वह शासिका बन गई। इसी वजह से सबसे ज़्यादा कष्ट ये बात थी कि पुरुषों में पुरुष अपने बीच में महिलाओं को अपने से ज़्यादा योग्य नहीं समझते थे उस समय। इसी वजह से वे उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें यह कहकर शांत कर दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात आप पाएंगे कि मेरे सभी संतानों मतलब मेरे जीवित संतानों में से रज़िया सबसे योग्य शासक होगी। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश ने रज़िया को सुल्तान घोषित कर देते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें जो सरदार वर्ग था उन्होंने इल्तुतमिश के ऊपर पुनः दबाव डालने लगे कि वह एक महिला के अंदर अपने आप को अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है या महिला के साथ कार्य करने में वे तालमेल नहीं हो पा रहा था। तो वह उनसे इल्तुतमिश के ऊपर इतना प्रभाव या इतना दबाव डाले तो उन्होंने अपना अगला उत्तराधिकारी फिरोज को नियुक्त करते हैं। किसे नियुक्त करते हैं? फिरोज को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। देखा जाए तो फिरोज जो था, फिरोज का व्यक्तित्व एक आकर्षक था। कैसे था? फिरोज का व्यक्तित्व की बात की जाए तो उसका व्यक्तित्व एक आकर्षक था। साथ ही साथ उसकी माता का नाम, फिरोज की माता का नाम बात की जाए तो फिरोज की माता का नाम था शाह तुर्कान। क्या था? शाह तुर्कान। एक महत्वाकांक्षी एवं कुचक्री थी। कैसे थी? उनकी माता के अंदर क्या गुण थे? वह एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति की महत्वाकांक्षी थी और साथ ही साथ कुचक्री थी। अगला पॉइंट आपको बताया गया, इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु से पहले, देखा जाए जब इल्तुतमिश की मृत्यु होने वाली थी उसके पहले, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी आपको बताया गया? 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। तो उन्होंने अपने पुत्र, उनका पिता कौन था? दूसरा जो आपको बताया जो अयोग्य और विलासित प्रवृत्ति का था वो फिरोज शाह था। उसे उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। कैसे नियुक्त करते हैं? जब रज़िया सुल्ताना नियुक्त होती हैं तो उसके बाद जो सरदार वर्ग थे वे एक महिला के अंदर शासिका के रूप में या वो एक शासिका के रूप में उसके अंदर कार्य नहीं करना चाहते थे। इस वजह से महिलाओं को वो, देखा जाए तो महिला को अयोग्य समझते थे, अपने से ज़्यादा योग्य नहीं समझते। इस वजह से उन्होंने इतना दबाव डाला तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी फिरोज शाह को नियुक्त करते हैं। उनकी माता का नाम था शाह तुर्कान। क्या था? शाह तुर्कान, जो एक महत्वाकांक्षी एवं कुचक्री शासिका थी। उसके पश्चात देखा जाए तो जब प्रांतीय इक़्तिदार, जो इल्तुतमिश के प्रांतीय इक़्तिदार थे, पश्चिमी सीमा के अभियान से जब लौट रहे थे तो वे उनके साथ वही दिल्ली वापस चले गए। जो इनके कह सकते हैं कि जो सरदार थे, इक़्तिदार, जो इल्तुतमिश के इक़्तिदार थे वे उनके साथ, आप कह सकते हैं जो फिरोज थे उनके साथ वे दिल्ली वापस चले गए, दिल्ली वापस लौट गए। आखिर जब वे उनके साथ वापस जाते तो उन दोनों में तालमेल, या आप कह सकते हैं उन दोनों के बीच गठबंधन हो गए तो वो उनके पक्ष को सुदृढ़ कर दिए, उनके पक्ष को मजबूत कर दिए कि अगला शासक यही हो। अगले पॉइंट की बात की जाए तो इल्तुतमिश की मृत्यु के अगले दिन, देखा जाए तो जिस दिन इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके अगले दिन ही फिरोज सुल्तान घोषित हो जाता है। कौन सुल्तान हो जाता है? जब देखा जाए इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके अगले ही दिन सुल्तान घोषित किया जाता है। किसे घोषित किया जाता है? फिरोज को। ये याद रखिएगा, फिरोज को घोषित किया जाता है। इनके साथ इनका एक शासक या सुल्तान घोषित होने में किसने सहयोग दिए? जो प्रांतीय इक़्तिदार थे उन्होंने इसका योगदान दिया। किसको योगदान दिया? इसको फिरोज को शासक बनने में। जब फिरोज शासक बनता है तो सभी को यह पता होता है कि यह एक विलासी एवं अयोग्य शासक था। कैसा था? विलासी एवं अयोग्य शासक था। साथ ही साथ इनके जो माँ, फिरोज शासक बनता है तो उसकी माँ क्रुद्ध हो जाती हैं। साथ ही साथ सबको ये पता था कि जब ये फिरोज शासक होगा तो वह भोग विलास में अपना जीवन निहित कर देगा और इन प्रशासनिक सभी चीज़ों का बागडोर उसकी माता के हाथ में आएगा। उनकी माँ इतना क्रूर व्यवहार करने लगी सभी के साथ, तो जो सरदार थे उनसे, सरदार और फिरोज और उनकी माता के बीच तालमेल टूटने लगा, जिस वजह से देखा जाए तो इस प्रकार उनके बीच जो तालमेल था वो तालमेल टूटने लगा। इस प्रकार देखा जाए तो इल्तुतमिश का एक छोटा पुत्र था, उसका क्या नाम था? उन्होंने अंधा करवा दिया। क्या करवा दिया था? सबसे पहले तो उन्होंने अंधा करवाया, उसके बाद उसकी मृत्यु करवा दी है, उसको मरवा डाला था। किसको? कुतुबुद्दीन को। कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। इस प्रकार देखा जाए तो जो फिरोज शाह थे उनकी माता थे और सरदारों के बीच तालमेल टूटने लगा और वे एक दूसरे के असहयोग होने लगे। अगला पॉइंट बताया गया, फिरोज अपनी सेना को लेकर, जब फिरोज शाह कहीं युद्ध पे जा रहे थे, अपनी सेना को लेकर कुहराम जा रहे थे। कहाँ बढ़ रहे थे? कुहराम की ओर बढ़ रहे थे। तभी मार्ग में आप उनकी सेना, देखा जाए तो जब फिरोज शाह अपनी सेना को लेकर कुहराम की ओर बढ़ रहा था तभी मार्ग में उसकी सेना, अधिकांश सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जो उसके सैनिक थे वे विद्रोह कर दिए। क्यों विद्रोह कर दिए? क्योंकि उन्हें पता था कि राजा हमारा विलासी एवं अयोग्य शासक है। जो सभी शासकों का जो संरक्षक हैं उनकी माता थी, उनकी माता एक क्रूर साबित होने लगी थी। इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह में गैर तुर्की सरदारों का कत्ल कर दिए गए। जो सेना में गैर तुर्की सरदार थे उनके साथ अत्याचार किए गए, उनको कत्ल कर दिए गए, उनको मार दिए गए और दिल्ली वापस चला है। इस प्रकार देखा जाए तो जब ये आपसी संघर्ष होने लगा तो वो इन सब सेनाओं को छोड़कर वह वापस दिल्ली चला। इस प्रकार सेना के प्रमुख भागों में फिरोज का साथ छोड़ दिया।
देखा जाए तो ऐसी स्थितियों में फिरोज शाह का साथ छोड़ने लगे, सभी लोग साथ छोड़ने लगे और दिए गए, जिसके कारण उसने विद्रोहियों का मुकाबला करने के स्थान पे ये जब युद्ध आपस में छोड़ ये देखा जाए तो जब गैर तुर्की सरदारों का खत्म होने लगा तो वो फिरोज इन सबको छोड़ के दिल्ली की ओर रवाना हो गया। ये दिल्ली अपनी राजधानी की ओर वापस लौट आया, जिसके कारण से जो उसके प्रमुख जो सरदार थे वो इनके साथ छोड़ने लगे। और अगला पॉइंट पता है कि परिस्थितियों का लाभ उठाकर जब देखा जाए तो जो सरदार थे और फिरोज शाह थे और उनकी माताओं के बीच तालमेल टूटने लगा, तो इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए रजिया सुल्ताना ने दिल्ली की जनता के सहयोग से अगली शासक नियुक्त की। क्या होता है, जब देखा जाए तो फिरोज और जो सरदार वर्ग थे और उनकी माताओं के बीच तालमेल टूटने लगा, तो वे अगली शासिका के रूप में दिल्ली की अगली शासिका के रूप में किसे नियुक्त करते हैं? रजिया सुल्ताना को अगली शासिका नियुक्त करते हैं, रजिया को, जिसमें जनता का सहयोग था। किसका सहयोग था? सीधा जनता द्वारा ही इन्हें नियुक्त किए जाते हैं। देखा जाए तो फिरोज शाह का शासनकाल 7 माह का था। कितना था? फिरोज शाह का शासनकाल काफ़ी छोटा था, जो 7 माह का था। फिरोज शाह का शासनकाल कितना था? 7 माह था। इसके बाद देखा जाए तो जो अगली शासिका होती हैं रजिया सुल्ताना होता है। रजिया सुल्ताना के बारे में हम लोग कल देखेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखा जाए तो जो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र जो योग्य शासक हो सकता था, उसकी मृत्यु 1221 में होने के पश्चात उसके बाद जो अन्य पुत्र थे, जो फिरोज था वो एक अयोग्य विलासी प्रवृत्ति का था। जो अन्य पुत्र थे उसके काफ़ी छोटे थे। उसमें देखा जाए तो रजिया एक अच्छी योग्य शासक नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने जब ग्वालियर पर आक्रमण करने के समय उन्हें रजिया आने के पश्चात दिल्ली की बागडोर रजिया के हाथों में देके चले जाते हैं। उसके बाद जब वे वापस लौट के आते हैं तो वह उनकी कुशलतापूर्वक से इतना प्रसन्न होते हैं कि उसे दिल्ली की अगली शासक नियुक्त करते हैं। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उन्होंने पितृ फिरोज शाह जो थे उनके माता सातुरखाना उत्तराधिकारी नियुक्त करती हैं। उसके बाद अगला बताया गया प्रांतीय इक़्तिदार पश्चिमी सीमा के अभियान से उसके साथ वापस लौटते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात या इल्तुतमिश के अगले ही दिन अगला शासक किसे नियुक्त किया जाता है? फिरोज को नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो इल्तुतमिश के छोटे पुत्र जो कुतुबुद्दीन थे उसको अंधा करवा के अंत में मरवा दिए गए। जब फिरोज अपनी सेना के साथ कोहराम जा रहा था, कोहराम को बढ़ रहा था, तभी मारेंगे उनकी सेना अधिकांश सैनिकों ने विद्रोह कर दिए। विद्रोह क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी माता उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने लगे थे और जो गैर तुर्की सरदार थे उनका कत्ल कर दिया गया। दिल्ली और वापस चले गए। इस प्रकार सेना के प्रमुख भागों ने फिरोज का साथ छोड़ दिया। जो प्रमुख सेना के भाग थे उन्होंने फिरोज का साथ छोड़ दिया, जिसके कारण उन विद्रोहियों का मुकाबला करने के स्थान पर राजधानी की ओर लौट आया। और देखा जाए इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान को अगली शासक नियुक्त करते हैं। तो देखा जाए इस प्रकार फिरोज का शासनकाल 7 माह था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।